लड़कियां ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। एक दिन राहत के बाद पेट्रोल डीजल के फिर बड़े दाम। पेट्रोल 26 से 27 पैसे, डीजल 28 से 30 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। तेल के दामों को लेकर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी। कहा, केंद्र के विकास का ये हाल, मोदी सरकार में कीमत नहीं बढ़ी तो बनती है खबर। आज यूपी में वाराणसी बलिया दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अस्पताल कोविड वार्डों का करेंगे निरीक्षण, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। और यूपी बोर्ड रिजल्ट के मूल्यांकन का तरीका तय। 50-40-10 के फॉर्मूले से बनेगा रिजल्ट। डेट की घोषणा अभी तय नहीं। 30 लाख छात्रों का परिणाम होगा घोषित। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज सीधे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से। आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको, बीजेपी के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। लगातार मिशन 2022 को लेकर मंथन शुरू हो गया है। फिर 2 दिन के दौरे पर आ सकते हैं बीएल संतोष। प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष एक बार फिर से दौरे पर आ सकते हैं। 21 और 22 जून को लखनऊ में बीएल संतोष का यह दौरा रहेगा। चुनावी तैयारियां एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। सरकार, संगठन और नेताओं से मुलाकात करेंगे बीएल संतोष। इससे पहले भी 3 दिन का दौरा था और उसके बाद दिल्ली में 3 दिन का दौरा रहा था बीजेपी का। और इसी बीच विधानसभा की चुनावों की तैयारियों को लेकर ये दौरा कहा जा सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, जो 2 दिन के दौरे पर रहेंगे और मिशन 2022 को साधने का तरीका एक बार फिर से बताएंगे। मंत्रियों और विधायकों संग तमाम बैठक भी यहाँ पर होगी। 2 दिन के दौरे पर बीएल संतोष आ रहे हैं और एक बार फिर से मिशन 2022 की तैयारियों को पंख लगाने के लिए ये खबर आपको बता रहे हैं। 21 और 22 जून को लखनऊ बीएल संतोष आ रहे हैं। उनका ये लखनऊ दौरा है। सरकार, संगठन और नेताओं से मुलाकात करेंगे बीएल संतोष और मिशन 2022, विधानसभा 2022 को कैसे साधना है उसका प्रयास। चलिए, प्रदीप आनंद संवाददाता यूपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बीएल संतोष का ये दौरा एक बार फिर से है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिल्कुल मुस्कान, जिस तरह से ये 1 महीने में दूसरी यात्रा बीएल संतोष की है, विधानसभा की रणनीति को लेकर जो संगठन है वो काफी फूक फूक कर कदम रख रहा है। क्योंकि अभी पीछे बंगाल का चुनाव बीता है और उत्तर प्रदेश क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से केंद्र की राजनीति जो है वो तय की जाती है।
जिसको लेकर संगठन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और उसी क्रम में बीएल संतोष का ये दौरा है, जहां पर वो विधानसभा स्तर की तैयारियों का जायजा लेंगे और संगठन से जुड़ी हुई बैठकों को संपन्न करेंगे। इन बैठकों में किस किस के शामिल होने की फिलहाल संभावनाएं हैं प्रदीप? देखिए, अगर हम बात करें इस बैठक में तो सुनील बंसल जो उत्तर प्रदेश संगठन के प्रभारी हैं वो उनके साथ जो है उत्तर प्रदेश के जो नेतृत्व के लोग हैं वो बैठेंगे और जो एक कोर कमेटी है उत्तर प्रदेश में जो चयन करती है विधानसभा स्तर के प्रत्याशियों का, उनका भी बैठना इस मीटिंग में तय माना जा रहा है, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ही अहम है और इस मीटिंग के ही बिहार पे अगली जो रणनीति बनेगी उत्तर प्रदेश विधानसभा की, उसकी एक रूपरेखा तय जाएगी। बिल्कुल, और ये जो रूपरेखा तैयार की जाएगी जिस तरह से आपने बताया, इसमें क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की कोई संभावनाएं हैं बीएल संतोष की? क्योंकि देखा हमने दिल्ली में भी उनको बुलाया गया था। जी बिल्कुल, इस तरह की अभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि प्रकार के लोग हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 जिलों में खुद का कार्यक्रम है, आपको बलिया में और बनारस में दौरा कर रहे हैं। तो सरकार से जुड़े हुए लोगों को इससे दूर रखा गया, सिर्फ संगठन की बैठक और संगठन जमीनी स्तर पर देखेगा कि क्या कुछ हो सकता है विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर, आरक्षण को लेकर बातें हैं जिससे चर्चाएं हो सकती हैं। प्रदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। तेल कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। देश में 4 प्रमुख महानगरों में आज पेट्रोल 23 से 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 27 से 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 27 पैसे और डीजल के दाम 28 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। अब कीमतें 96.93 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है और 87.69 रुपए प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 103.08 रुपए और डीजल के दाम 95.14 रुपए प्रति लीटर हैं। कोलकाता में आज पेट्रोल 96.84 रुपए और डीजल 90.54 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। और बात अगर चेन्नई की करें तो वहां पर पेट्रोल 98.14 रुपए और डीजल 92.31 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। क्योंकि इनकम तो बढ़ी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपके खर्चे वही हैं, एक्सपेंसेस भी वही हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस के अलावा आपका बेसिक जो डेली रूटीन है, आपको ऑफिस जाना है, आपको कहीं जाना है किसी भी तरीके से, उसमें पेट्रोल तो आपका लगना ही लगना जाता है। आपके जो दूसरे खर्चे हैं वो आपको कम करना पड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी और कैसे करेंगे? गवर्नमेंट इस पर सरकार से यही कहना चाहेंगे कि बाकी मतलब पेट्रोल, देखिए अगर पेट्रोल डीजल के रेट अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका महंगाई बढ़ेगा और भी चीज़ों पर बढ़ेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट और भी चीज़ों पे आता है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो हर चीज़ में, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ऑफिस जाने वाले लोगों को या ट्रैवल करने वाले लोगों को ही दिक्कत है, हर चीज़ में गरीब आदमी तक पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा 100%। ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, इससे डे टू डे लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि सैलरी तो कोई इंक्रीज होती नहीं है, लेकिन पेट्रोल हो गया, आप सिलेंडर देख लीजिए, हर चीज़ में रेट बढ़ रहा है। तो हर सेक्टर में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा हाइक ना दे, कुछ चीज़ों पे मतलब रेशो थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि गरीब जो लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और कोरोना काल में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज़ पे थोड़ा देखना चाहिए उनको। कंटिन्यू बढ़े जा रहा है, अब कितना पेट्रोल डलाएगा इंसान? जहाँ 1 लीटर 100 से ऊपर हो गया, पहले कितना कम था, वो भी कुछ साल में ही, मतलब कुछ साल में देखोगे तो आप पहले 70 था, 65, 70, 80 इतना ही चल रहा था, बट इतनी जल्दी इतना ज़्यादा हाई हो गया है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कीमतों पे। अब यही है कि कंट्रोल करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इतना हाई हो गया है, कैसे मैनेज करेगा इंसान? जितने भी लोग खड़े हैं ना, सबका जीवन इससे बदहाल ही है और बहुत बुरी स्थिति है। आप 1 रुपए भी आपकी लाइफ में बढ़ते हैं ना, तो आपकी कमाई तो 10 पैसे घट ही रही। चलिए, तो यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट के लिए मूल्यांकन का तरीका तय कर लिया है। तय फॉर्मूले के मुताबिक 10वीं के छात्रों को कक्षा 9 के 50% और 10वीं प्री बोर्ड के प्राप्तांक के 10% नंबर देकर नतीजे घोषित किए जाएंगे। इंटरमीडिएट के नतीजों के लिए 10वीं कक्षा के 50% अंक, 11वीं कक्षा के 40% अंक और 12वीं प्री बोर्ड के 10% अंक देकर नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस मामले में शिक्षा विभाग को
लोगों से 3,910 सुझाव भी मिले हैं। सुझाव देने वाले लोगों में विधायक, शिक्षक, शिक्षाविद और अभिभावकों के सुझाव आए हैं। मामले में शिक्षा विभाग की तरफ से 20 जून को मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, जिसके बाद इस नियम के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस व्यवस्था में छात्रों की पहल से जमा फीस वापस नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्हें फिर से अंक सुधार के लिए मौका भी दिया जाएगा। तो यूपी में एक बार फिर से जिस तरह से लगातार इंतजार छात्र कर रहे थे परीक्षाओं के रिजल्ट के लिए, वो अब घोषित हो चुका है। यूपी में फॉर्मूला तय हो गया है कि किस तरीके से मूल्यांकन करके बच्चों का रिजल्ट निकाला जाएगा। 50, 40 और 10 के मूल्यांकन पर यह फॉर्मूला बनाया गया है और इसी के तहत 50% 10वीं के, 11वीं के 40% और 12वीं के 10% अंक लिए जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कुंभ मेले को लेकर अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। जिस तरह से कुंभ में कोविड टेस्ट को लेके रिपोर्ट सामने आ रही है कि 1 लाख फर्जी टेस्टिंग का मामला दर्ज हुआ है। अगर अकेले कुंभ मेले में 1 लाख फर्जी टेस्टिंग हुई तो ये मामला सिर्फ कुंभ तक सीमित है कि इसी तरह से देश के कई इलाकों में पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार करने का काम किया गया। अब ये कहना कि उस वीडियो से दंगा भड़क सकता था, हमें लगता है जो लोग दंगा भड़काने की राजनीति करते हैं वो वीडियो का सहारा लेके दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। सच्चाई सामने आती है, सरकार पे दबाव बनता है, दोषियों पे कार्रवाई होती है और उस माध्यम के जो भी हेड हैं उस पे मुकदमा दर्ज करना ये सरासर। वहीं कुंभ मेले के दौरान टेस्टिंग मामले में बड़े फर्जीवाड़े पर बोलते हुए सपा नेता सुनील यादव ने कहा है कि बीजेपी एक अद्भुत पार्टी है। कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार अपने किए पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। देखिए, जहां तक कुंभ में जो 1 लाख से अधिक फर्जी टेस्ट का मामला आया है, तब सोचिए किसकी सरकार है उत्तराखंड में? भारतीय जनता पार्टी की। ये अद्भुत पार्टी है। मतलब कोरोना में इतनी बड़ी लापरवाही, कितने लोग उससे प्रभावित हुए होंगे। उसमें भी हम लोग एक बात लगातार कह रहे हैं कि ये कोरोना महामारी में भी भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ बोलने में शर्म नहीं आ रही है। सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही है। अब बीजेपी के ही जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने सवाल खड़ा किया है, वर्तमान मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये एक तरफ तो भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का सवाल है। देखिए, है क्या, एक कहावत है गांव में
जो चोर है वही सिपाही है। अरे सरकार ने ही तो ये सब कराया, सरकार क्या जांच कराई? देश में वैक्सीनेशन के मामले में तटीय राज्य गोवा सबसे आगे है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गोवा ने अपनी 15,09,000 की आबादी में से 37.35% को कम से कम वैक्सीन को एक डोज उनके लगा दी है। नए आंकड़ों के मुताबिक सिक्किम 37.29% आबादी का पहला शॉट देने के साथ ही दूसरे नंबर पर आ गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश ने अपनी आबादी के 30.35% को वैक्सीन की पहली डोज दे दी है, जिसके साथ ही ये पहाड़ी राज्य तीसरे स्थान पर आ गया है। केरल, जिसने कोरोना संक्रमण के उतार चढ़ाव को देखा है, 26.23% पहली डोज के वैक्सीनेशन के साथ ही चौथे नंबर पर है। वहीं गुजरात ने 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई है और 25.69% आबादी को पहली डोज लग चुकी है। केरल और गुजरात दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दिल्ली सरकार ने 25.39 आबादी को पहली खुराक दे दी है। वहीं दिल्ली की 1,87 लाख आबादी में से 47.52 लाख लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। त्रिपुरा और मिजोरम समेत अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों ने अपनी संबंधित आबादी के 29 और 28 को पहली डोज लगा दी है। उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने अपनी संबंधित आबादी के 24 से ज्यादा को पहला टीका लगा दिया है। वहीं डीजीसीए ने कहा है कि मई में लगभग 2.1 मिलियन घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा की है, जो अप्रैल में यात्रा करने वाले 5.7 मिलियन की तुलना में 63% कम है। डीजीसीए के आंकड़ों के मुताबिक इंडिगो ने मई में 1.6 मिलियन यात्रियों के साथ सफर किया है, जो घरेलू बाजार को लगभग 55% है। स्पाइसजेट ने 1,99,000 यात्रियों को उड़ाया है, जिसका बाजार में 9.4% हिस्सा है। डीजीसीए ने कहा है कि 6 प्रमुख भारतीय एयरलाइंस को लोड फैक्टर मई में 39.3% और 67% के बीच में था। हालांकि एयरलाइंस स्पाइसजेट के पास मई में अधिकृत यात्री लोड 64% था। दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण घरेलू उड़ानों को पिछले साल मार्च में निलंबित कर दिया था और वर्तमान में भारतीय एयरलाइंस को अपनी घरेलू उड़ानों में से अधिकतम 50% संचालित करने की अनुमति है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले महीने ये भी कहा था कि वो 1 जून से घरेलू उड़ानों में बैठने की क्षमता को 80% से घटाकर 50% करने वाले हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधी तस्वीरें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा देते हैं, जहां वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं। इस प्रशिक्षित युवकों के माध्यम से उपस्थित और जुड़ा रहेगा और आपके हर मार्गदर्शन पर पूरी जिम्मेवारी से, पूरी लगन से हम सब करेंगे। और आज आपके स्वयं इसकी लॉन्चिंग का हम सबका अनुरोध, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर आपने जो हौसला हम सबका बढ़ाया है उसके लिए अभिनंदन करते हुए अपने आप यह विषय देश की युवाओं में बहुत ही प्रेरक और बहुत ही उत्साहवर्धक बना है। इस अवसर पर आपकी अनुमति से हम एक लघु फिल्म प्रारंभ करना चाहेंगे जो इस पर बना हुआ है, जिस पर लोगों ने जो जगह जगह से युवक जुड़े हुए हैं और जो इसके प्रतिभागी हैं, आपकी अनुमति से हम वो लघु फिल्म प्रारंभ करें। चलिए तो अब रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ब्लैक फंगस का भयावह रूप सामने आया है। शहर में 4 से लेकर 16 साल की उम्र के बच्चों में ब्लैक फंगस का खतरा पाया गया है। वहीं अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस के शिकार 3 बच्चों को एक आंख उनकी निकालनी पड़ी है। बच्चों में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले से डॉक्टर भी अब चिंतित हो गए हैं और जानकारी के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में इन 2 बच्चियों में ब्लैक फंगस देखा गया था। दोनों जब हमारे पास आई थी तब 48 घंटे में ही उसकी एक आंख काली पड़ गई थी, जिसे निकालना पड़ा। वहीं यूपी के हाथरस में जिले के हसायन विकासखंड को ग्राम पंचायत कालापुरा के नंगला कांच में जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका जोशीला स्वागत किया है। वहीं पंचायती राज मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने पौधारोपण भी किया और हसायन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा समस्याएं भी अपनी बताई गई। वहीं रत्ती का नांगला जर्जर मार्ग पर यह मुद्दा भी वहां पर उठाया गया, जो लगभग पिछले 4 वर्षों से जर्जर हालात में बना हुआ है, लेकिन उसे किसी ने आज तक सही नहीं कराया है। वहीं नंगला कांच में पंचायती राज मंत्री जिला प्रभारी भूपेंद्र सिंह चौधरी द्वारा पौधारोपण किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, पूर्व विधायक यशपाल सिंह चौहान, बीजेपी जिलाध्यक्ष गौरव आर्य भी मौजूद रहे। वहीं यूपी के फिरोजाबाद थाना उत्तर के न्यू तिलक नगर ट्रांसफार्मर वाली गली के पास एक मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मकान अभी नया ही खरीदा गया था और उसके घर में शादी का माहौल था। रात के समय में उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घर के मालिक ने बताया कि 1.5 लाख नकद रखा गया था और कुछ आभूषण भी चोरी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहाँ थोड़ा बहुत कैश चला गया है जी। और थोड़ी हमारी ज्वेलरी भी गायब है। लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? करीबन 4 लाख के आसपास नुकसान हुआ है। और क्या क्या सामान चला गया आपका? थोड़े बहुत अब हमने खोला, देखा भी नहीं हमने अपना सामान। अब देख के मालूम पड़ेगी। हमारा मेन सामान तो यही गया है। मेन सामान ज्वेलरी और पैसे। बाकी थोड़े बहुत कपड़े वपड़े देखे नहीं हमने, क्या कपड़े गायब है, कुछ क्या है, वो सब दिखे दिया उन्होंने सारा सामान। हमें आइडिया नहीं क्या क्या किया उन्होंने। पुलिस आई थी? पुलिस कल रात में आई थी, सब लोग आए थे। इस बारे पे भी कॉल की थी जी। और भी उत्तर थाने से भी लोग आए थे, उन्होंने सब FIR दर्ज करा ली है। आज कॉपी मिली। मामला ये हुआ है, ये 1:30 बजे आए हैं आपके 16 तारीख को 16 तारीख की रात को जी। हाँ 1:30 बजे आए हैं ये, और इन्होंने मेन गेट का ताला तोड़ा है और नया ताला तोड़ा है आपका। वहीं कोरोना की वजह से करीब 2 महीने तक बंद रहने के बाद दिल्ली एम्स की ओपीडी सेवा शुक्रवार से शुरू हो रही है। दिल्ली एम्स की ओपीडी सेवा को चरणवार तरीके से खोला जा रहा है। अभी कम संख्या में ही मरीज देखे जाएंगे। ऑनलाइन या टेलीफोन से अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचने वाले मरीजों को ही ओपीडी में देखा जाएगा। दिल्ली एम्स में पहले से अपॉइंटमेंट नहीं होने पर मरीजों को बगैर इलाज के लौटना पड़ सकता है। एम्स प्रशासन ने रूटीन सर्जरी भी दोबारा शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं, इसलिए ओपीडी के माध्यम से मरीज अस्पताल में भर्ती भी किए जाएंगे। हालांकि अभी मरीजों की संख्या कम हो रही है और गौरतलब हो
कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण दिल्ली एम्स में 19 अप्रैल को ओपीडी सेवा बंद कर दी गई थी। इस वजह से दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा था। करीब 2 महीने बाद एम्स की ओपीडी सेवा आज से शुरू हो रही है और इसी के बाद अभी भी सावधानियां बरती जा रही हैं। वहीं कोरोना वायरस के संकट के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैक फंगस के मामले भी चिंता बढ़ा रहे हैं। मुंबई में ब्लैक फंगस के शिकार हुए 3 बच्चों की आंख निकालनी पड़ी है। जानकारी के मुताबिक तीनों ही बच्चे कोरोना से रिकवर हो चुके थे, लेकिन बाद में ब्लैक फंगस का शिकार हो गए। मुंबई के प्राइवेट अस्पतालों से आए इन केसों में 3 बच्चों की उम्र 4, 6 और 14 साल है। डॉक्टरों के मुताबिक 4 और 6 साल के बच्चों में डायबिटीज के लक्षण नहीं है, जबकि 14 साल के बच्चे में डायबिटीज के लक्षण भी मिले हैं। इसके अलावा एक 16 साल की लड़की भी है जो कोरोना से रिकवर होने के बाद डायबिटीज का शिकार हो गई है। लड़की के पेट में ब्लैक फंगस पाया गया है। मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल की डॉक्टर जसल सेठ के मुताबिक इस साल उनके पास ब्लैक फंगस के 2 केस आए हैं। दोनों ही बच्चे नाबालिग थे। 14 साल की बच्ची की डायबिटीज को भी उसको शिकार हुई थी और उसकी हालत फिलहाल ठीक नहीं है। अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे के भीतर ही लड़की के अंदर ब्लैक फंगस के लक्षण भी दिखने लगे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक लड़की की आंख को हटाना पड़ा और उसके बाद करीब 6 हफ्ते तक उसकी देखभाल भी की गई है। गनीमत की बात यह रही कि इन्फेक्शन इसके दिमाग तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसे अपनी आंख गंवानी पड़ी है। रामनगरी अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास का मामला सामने आया है। दरअसल महंत परमहंस दास ने पत्र जारी कर बताया है कि आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें ट्रस्ट और बीजेपी का विरोध करने के लिए 2 करोड़ का ऑफर दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन प्रकरण पर बीजेपी का विरोध करने के लिए ऑफर दे रहे थे। उन्होंने शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती पर भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 50 करोड़ रुपए देकर आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस ने उन्हें खरीद लिया है। स्वरूपानंद सरस्वती के अनुयायी इस कार्य में लगे हुए हैं। और वहीं परमहंस दास ने एक पत्र जारी कर बताया है कि राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद में घोटाले नहीं बल्कि आरोप राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि गुरुवार की सुबह 2 व्यक्ति मेरे आश्रम में पहुंचे और मुझे ट्रस्ट और बीजेपी का विरोध करने के लिए 100 करोड़ का ऑफर दिया। महंत परमहंस दास ने बताया कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने खरीद लिया है। अब उनके अनुयायी ट्रस्ट और बीजेपी के विरोध में जुट गए हैं। परमहंस दास ने कहा कि जब मैं नहीं माना तो मुझसे कहा गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जीत पर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको ही बनाया जाएगा। जब मैंने कहा कि मैं एक संत हूं और राष्ट्रहित सर्वोपरि है, तो वो वहां से चले गए। दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा भेजे गए थे। प्रलोभन देने लग गए कि स्वामी जी, संघ में आपका क्या सम्मान मिला, विहिप ने आपका क्या सम्मान किया, ट्रस्ट में आपको कोई जगह नहीं मिली, भाजपा में आपको कोई सम्मान नहीं है। तो वो लोग कहने लगे कि आप जो है आम आदमी पार्टी का, सपा का, कांग्रेस का सपोर्ट करिए। तो उन्होंने कहा कि 50 करोड़ अरविंद केजरीवाल और 50 करोड़ सोनिया गांधी आपको जो है देंगी, इसके बाद आप बयान जारी करिए और 2022 में किसी तरह से भाजपा को हराइए। हमने जब उनको मना कर दिया तो उन्होंने हमको प्रलोभन दिया कि स्वामी जी आप साथ दीजिए, 2022 में अगर जो है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जीतती है तो यूपी का सीएम आपको बनाया जाएगा। उनको हमने जो है कहा कि आप जो है गेट के बाहर निकल जाएं। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अरे स्वामी जी, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 50 करोड़ में खरीद लिया है और उनके अनुयायियों ने जो है जहां तहां माहौल बनाना। अप्रैल में हुए हरिद्वार कुंभ के दौरान कथित तौर पर हजारों की संख्या में फर्जी कोविड टेस्ट के मामले में कांग्रेस नेता अशोक सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का। जांच कराएंगे, कहां से जांच कराएंगे, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। ये जिम्मेदारी आपकी है, सरकार आपकी है, देश में सरकार आपकी है। कौन जांच करेगा भैया? आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या? सच दिखाई नहीं देता? आप ही निष्क्रांत किया है आपने। नैतिकता के आधार पर आपको भी हट जाना चाहिए। किससे जांच कराएंगे भाई? सरकार आपकी, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का? फर्जी वैक्सीन, आंकड़े फर्जी, तो न्यायालय अगर हस्तक्षेप न करे तो जिस तरह की मनमानी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो रही है, सुप्रीम कोर्ट।
क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे मशहूर टीवी शो में काम करने वाली 2 एक्ट्रेसेस की चोरी के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी की है। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के कारण सीरियल की शूटिंग बंद होने के चलते दोनों पैसों की कमी से जूझ रही थी। उनका एक दोस्त आरे कॉलोनी में पेइंग गेस्ट चलाता है। दोनों वहां रहने के लिए कुछ दिन पहले ही आए थे और कॉलोनी के रॉयल पाम इलाके में स्थित एक पोश बिल्डिंग में रहने वाले शख्स के घर 18 मई को ये दोनों एक्ट्रेसेस पेइंग गेस्ट बनकर गई थी और उसी दौरान वो दोनों उस घर में पहले से मौजूद पेइंग गेस्ट के लॉकअप में रखे 3,28,000 लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई। पेइंग गेस्ट ने आरए पुलिस को इसकी जानकारी दी है। टीवी एक्ट्रेस सुरभि सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव और मोहसिना मुख्तार शेख पर उसके पैसों की पोटली चोरी करने का आरोप उसने शक जताया और पुलिस की तहकीकात के दौरान सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो वो दोनों एक्ट्रेसेस वहां से बाहर जाती हुई दिखी। जब पुलिस ने दोनों की सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें पोटली ले जाते हुए वो साफ दिख रही थी, तब वो टूट गई और जुर्म भी कबूल लिया। आरए पुलिस स्टेशन में एक फातिमा सैयद महिला है जो डायमंड 2 में पेइंग गेस्ट करके रहती थी। 2 साल से वो वहाँ पे रह रही है। तो वो कुछ दिन के लिए बाहर कहीं मीरा रोड में गई थी। उस टाइम पे उस बिल्डिंग में दूसरे 2 महिला वो पेइंग गेस्ट के जान पहचान के थे, मतलब वो जो ब्रोकर हैं उनको मिलने के लिए आए थे। और वो जो फातिमा थी उनका जो सामान था उसमें 3,50,000 रुपए था, वो चोरी करके वो 2 लोग फरार हो गए थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। पंजाब ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज सीधे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। बीजेपी के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। लगातार मिशन 2022 को लेकर मंथन शुरू हो गया है। फिर 2 दिन के दौरे पर आ सकते हैं बीएल संतोष। प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष एक बार फिर से दौरे पर आ सकते हैं। 21 और 22 जून को लखनऊ में बीएल संतोष का यह दौरा रहेगा। चुनावी तैयारियां एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। सरकार, संगठन और नेताओं से मुलाकात करेंगे बीएल संतोष। इससे पहले भी 3 दिन का दौरा था और उसके बाद दिल्ली में 3 दिन का दौरा रहा था बीजेपी का। और इसी बीच विधानसभा की चुनावों की तैयारियों को लेकर यह दौरा कहा जा सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, जो 2 दिन के दौरे पर रहेंगे और मिशन 2022 को साधने का तरीका एक बार फिर से बताएंगे। मंत्रियों और विधायकों संग तमाम बैठक भी यहाँ पर होगी। 2 दिन के दौरे पर बीएल संतोष आ रहे हैं और एक बार फिर से मिशन 2022 की तैयारियों को पंख लगाने के लिए ये खबर आपको बता रहे हैं। 21 और 22 जून को लखनऊ बीएल संतोष आ रहे हैं। उनका ये लखनऊ दौरा है। सरकार, संगठन और नेताओं से मुलाकात करेंगे बीएल संतोष और मिशन 2022, विधानसभा 2022 को कैसे साधना है उसका प्रयास।
चलिए प्रदीप आनंद संवाददाता यूपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बीएल संतोष का ये दौरा एक बार फिर से है, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिल्कुल मुस्कान, जिस तरह से ये एक महीने में दूसरी यात्रा बीएल संतोष की है, विधानसभा की रणनीति को लेकर जो संगठन है वो काफी फूक फूक कर कदम रख रहा है, क्योंकि अभी पीछे बंगाल का चुनाव बीता है और उत्तर प्रदेश क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से केंद्र की राजनीति जो है वो तय की जाती है, जिसको लेकर संगठन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और उसी क्रम में बीएल संतोष का ये दौरा है, जहां पर वो विधानसभा स्तर की तैयारियों का जायजा लेंगे और संगठन से जुड़ी हुई बैठकों को संपन्न करेंगे। इन बैठकों में किस किस के शामिल होने की फिलहाल संभावनाएं हैं प्रदीप? देखिए, अगर हम बात करें इस बैठक में तो सुनील बंसल जो उत्तर प्रदेश संगठन के प्रभारी हैं वो उनके साथ जो है उत्तर प्रदेश के जो सिर्फ नेतृत्व के लोग हैं वो बैठेंगे और जो एक कोर कमेटी है उत्तर प्रदेश में जो चयन करती है विधानसभा स्तर के प्रत्याशियों का, उनका भी बैठना इस मीटिंग में तय माना जा रहा है, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ही अहम है और इस मीटिंग के ही बिहार पे अगली जो रणनीति बनेगी उत्तर प्रदेश विधानसभा की, उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। बिल्कुल, और ये जो रूपरेखा तैयार की जाएगी जिस तरह से आपने बताया, इसमें क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की कोई संभावनाएं है बीएल संतोष की? क्योंकि देखा हमने दिल्ली में भी उनको बुलाया गया था। जी बिल्कुल, इस तरह की अभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि प्रकार के लोग हैं उनको शामिल नहीं किया गया है और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 जिलों में खुद का कार्यक्रम है, आपको बलिया में और बनारस में दौरा कर रहे हैं। तो सरकार से जुड़े हुए लोगों को इससे दूर रखा गया, सिर्फ संगठन की बैठक और संगठन जमीनी स्तर पर देखेगा कि क्या कुछ हो सकता है विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर, आरक्षण को लेकर बातें हैं जिससे चर्चाएं हो सकती हैं। प्रदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। तेल कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। देश में 4 प्रमुख महानगरों में आज पेट्रोल 23 से 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 27 से 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 27 पैसे और डीजल के दाम 28 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। अब कीमतें 96.93 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है और 87.69 रुपए प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 103.08 रुपए और डीजल के दाम 95.14 रुपए प्रति लीटर हैं। कोलकाता में आज पेट्रोल 96.84 रुपए और डीजल 90.54 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। और बात अगर चेन्नई की करें तो वहां पर पेट्रोल 98.14 रुपए और डीजल 92.31 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। क्योंकि इनकम तो बढ़ी नहीं है उसके अकॉर्डिंग, आपके खर्चे वही हैं, एक्सपेंसेस भी वही हैं सारे के सारे। एक्सपेंसेस के अलावा आपका बेसिक जो डेली रूटीन है, आपको ऑफिस जाना है, आपको कहीं जाना है किसी भी तरीके से, उसमें पेट्रोल तो आपका लगना ही लगना जाता है। आपके जो दूसरे खर्चे हैं वो आपको कम करना पड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी और कैसे करेंगे? गवर्नमेंट इस पे सरकार से यही कहना चाहेंगे कि बाकी मतलब पेट्रोल, देखिए अगर पेट्रोल डीजल के रेट अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका महंगाई बढ़ेगा और भी चीज़ों पे बढ़ेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट और भी चीज़ों पे आता है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो हर चीज़ में, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ऑफिस जाने वाले लोगों को या ट्रैवल करने वाले लोगों को कोई दिक्कत है, हर चीज़ में गरीब आदमी तक पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा 100%। ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, इससे डे टू डे लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि सैलरी तो कोई इंक्रीज होती नहीं है, लेकिन पेट्रोल हो गया, आप सिलेंडर देख लीजिए, हर चीज़ में रेट बढ़ रहा है। तो हर सेक्टर में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा हाइक ना दे, कुछ चीज़ों पे मतलब रेशो थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि गरीब जो लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और कोरोना काल में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज़ पे थोड़ा देखना चाहिए उनको। कंटिन्यू बढ़े जा रहा है, अब कितना पेट्रोल डलाएगा इंसान? जहाँ 1 लीटर 100 से ऊपर हो गया, पहले कितना कम था, वो भी कुछ साल में ही, मतलब कुछ साल में देखोगे आप, पहले 70 था, 65, 70, 80 इतना ही चल रहा था, बट इतनी जल्दी इतना ज़्यादा हाई हो गया है, कोई कंट्रोल ही नहीं है ऐसा लग रहा है कीमतों पे। अब यही है कि कंट्रोल करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इतना हाई हो गया है, कैसे मैनेज करेगा इंसान? जितने भी लोग खड़े हैं ना, सबका जीवन इससे बदहाल ही है और बहुत बुरी स्थिति है। आप 1 रुपए भी आपकी लाइफ में बढ़ते हैं ना, तो आपकी कमाई तो 10 पैसे घट ही रही।
चलिए, तो यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट के लिए मूल्यांकन का तरीका तय कर लिया है। तय फॉर्मूले के मुताबिक 10वीं के छात्रों को कक्षा 9 के 50% और 10वीं प्री बोर्ड के प्राप्तांक के 10% नंबर देकर नतीजे घोषित किए जाएंगे। इंटरमीडिएट के नतीजों के लिए 10वीं कक्षा के 50% अंक, 11वीं कक्षा के 40% अंक और 12वीं प्री बोर्ड के 10% अंक देकर नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस मामले में शिक्षा विभाग को लोगों से 3,910 सुझाव भी मिले हैं। सुझाव देने वाले लोगों में विधायक, शिक्षक, शिक्षाविद और अभिभावकों के सुझाव आए हैं। मामले में शिक्षा विभाग की तरफ से 20 जून को मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, जिसके बाद इस नियम के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस व्यवस्था में छात्रों की पहल से जमा फीस वापस नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्हें फिर से अंक सुधार के लिए मौका भी दिया जाएगा। तो यूपी में एक बार फिर से जिस तरह से लगातार इंतजार छात्र कर रहे थे परीक्षाओं के रिजल्ट के लिए, वो अब घोषित हो चुका है। यूपी में फॉर्मूला तय हो गया है कि किस तरीके से मूल्यांकन करके बच्चों का रिजल्ट निकाला जाएगा। 50, 40 और 10 के मूल्यांकन पर यह फॉर्मूला बनाया गया है और इसी के तहत 50% 10वीं के, 11वीं के 40% और 12वीं के 10% अंक लिए जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कुंभ मेले को लेकर अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। जिस तरह से कुंभ में कोविड टेस्ट को लेके रिपोर्ट सामने आ रही है कि 1 लाख फर्जी टेस्टिंग का मामला दर्ज हुआ है। अगर अकेले कुंभ मेले में 1 लाख फर्जी टेस्टिंग हुई तो ये मामला सिर्फ कुंभ तक सीमित है कि इसी तरह से देश के कई इलाकों में पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार करने का काम किया गया। अब ये कहना कि उस वीडियो से दंगा भड़क सकता था, हमें लगता है जो लोग दंगा भड़काने की राजनीति करते हैं वो वीडियो का सहारा लेके दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। सच्चाई सामने आती है, सरकार पे दबाव बनता है, दोषियों पे कार्रवाई होती है और उस माध्यम के जो भी हेड हैं उस पे मुकदमा दर्ज करना ये सरासर। वहीं कुंभ मेले के दौरान टेस्टिंग मामले में बड़े फर्जीवाड़े पर बोलते हुए सपा नेता सुनील यादव ने कहा है कि बीजेपी एक अद्भुत पार्टी है। कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार अपने किए पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। देखिए, जहां तक कुंभ में जो 1 लाख से अधिक फर्जी टेस्ट का मामला आया है, तब सोचिए किसकी सरकार है उत्तराखंड में? भारतीय जनता पार्टी की। ये अद्भुत पार्टी है। मतलब कोरोना में इतनी बड़ी लापरवाही, कितने लोग उससे प्रभावित हुए होंगे। उसमें भी हम लोग एक बात लगातार कह रहे हैं कि ये कोरोना महामारी में भी भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ बोलने में शर्म नहीं आ रही है। सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही है। अब बीजेपी के ही जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने सवाल खड़ा किया है, वर्तमान मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये एक तरफ तो भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का सवाल है। देखिए, है क्या, एक कहावत है गांव में, जो चोर है वही सिपाही है। अरे सरकार ने ही तो ये सब कराया, सरकार क्या जांच कराई? देश में वैक्सीनेशन के मामले में तटीय राज्य गोवा सबसे आगे है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गोवा ने अपनी 15,09,000 की आबादी में से 37.35% को कम से कम वैक्सीन को 1 डोज उनके लगा दी है। नए आंकड़ों के मुताबिक सिक्किम 37.29% आबादी का पहला शॉट देने के साथ ही दूसरे नंबर पर आ गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश ने अपनी आबादी के
33.35% को वैक्सीन की पहली डोज दे दी है, जिसके साथ ही ये पहाड़ी राज्य तीसरे स्थान पर आ गया है। केरल, जिसने कोरोना संक्रमण के उतार चढ़ाव को देखा है, 26.23% पहली डोज के वैक्सीनेशन के साथ ही चौथे नंबर पर है। वहीं गुजरात ने 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई है और 25.69% आबादी को पहली डोज लग चुकी है। केरल और गुजरात दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दिल्ली सरकार ने 25.39 आबादी को पहली खुराक दे दी है। वहीं दिल्ली की 1 करोड़ 87 लाख आबादी में से 47.52 लाख लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। त्रिपुरा और मिजोरम समेत अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों ने अपनी संबंधित आबादी के 29 और 28 को पहली डोज लगा दी है। उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने अपनी संबंधित आबादी के 24 से ज्यादा को पहला टीका लगा दिया है। वहीं डीजीसीए ने कहा है कि मई में लगभग 2.1 मिलियन घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा की है, जो अप्रैल में यात्रा करने वाले 5.7 मिलियन की तुलना में 63% कम है। डीजीसीए के आंकड़ों के मुताबिक इंडिगो ने मई में 1.6 मिलियन यात्रियों के साथ सफर किया है, जो घरेलू बाजार को लगभग 55% है। स्पाइसजेट ने 1,99,000 यात्रियों को उड़ाया है, जिसका बाजार में 9.4% हिस्सा है। डीजीसीए ने कहा है कि 6 प्रमुख भारतीय एयरलाइंस को लोड फैक्टर मई में 39.3% और 67% के बीच में था। हालांकि एयरलाइंस स्पाइसजेट के पास मई में अधिकृत यात्री लोड 64% था। दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण घरेलू उड़ानों को पिछले साल मार्च में निलंबित कर दिया था और वर्तमान में भारतीय एयरलाइंस को अपनी घरेलू उड़ानों में से अधिकतम 50% संचालित करने की अनुमति है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले महीने ये भी कहा था कि वो 1 जून से घरेलू उड़ानों में बैठने की क्षमता को 80% से घटाकर 50% करने वाले हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधी तस्वीरें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा देते हैं, जहां वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं। इस प्रशिक्षित युवकों के माध्यम से उपस्थित और जुड़ा रहेगा और आपके हर मार्गदर्शन पर पूरी जिम्मेवारी से, पूरी लगन से हम सब करेंगे। और आज आपके स्वयं इसकी लॉन्चिंग का हम सबका अनुरोध, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर आपने जो हौसला हम सबका बढ़ाया है, उसके लिए अभिनंदन करते हुए अपने आप यह विषय देश के युवाओं में बहुत ही प्रेरक और बहुत ही उत्साहवर्धक बना है। इस अवसर पर आपकी अनुमति से हम एक लघु फिल्म प्रारंभ करना चाहेंगे, जो इस पर बना हुआ है, जिस पर लोगों ने जो जगह जगह से युवक जुड़े हुए हैं और जो इसके प्रतिभागी हैं,
आपकी अनुमति से हम वो लघु फिल्म प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए तो अब रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ब्लैक फंगस का भयावह रूप सामने आया है। शहर में 4 से लेकर 16 साल की उम्र के बच्चों में ब्लैक फंगस का खतरा पाया गया है। वहीं अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस की शिकार 3 बच्चों को एक आंख उनकी निकालनी पड़ी है। बच्चों में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले से डॉक्टर भी अब चिंतित हो गए हैं और जानकारी के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में इन 2 बच्चियों में ब्लैक फंगस देखा गया था। दोनों जब हमारे पास आई थी तब 48 घंटे में ही उसकी एक आंख काली पड़ गई थी, जिसे निकालना पड़ा। वहीं यूपी के हाथरस में जिले के हसायन विकासखंड को ग्राम पंचायत कालापुरा के नंगला कांच में जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका जोशीला स्वागत किया है। वहीं पंचायती राज मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने पौधारोपण भी किया और हसायन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा समस्याएं भी अपनी बताई गई। वहीं रत्ती का नांगला जर्जर मार्ग पर यह मुद्दा भी वहां पर उठाया गया, जो लगभग पिछले 4 वर्षों से जर्जर हालात में बना हुआ है, लेकिन उसे किसी ने आज तक सही नहीं कराया है। वहीं नंगला कांच में पंचायती राज मंत्री जिला प्रभारी भूपेंद्र सिंह चौधरी द्वारा पौधारोपण किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, पूर्व विधायक यशपाल सिंह चौहान, बीजेपी जिलाध्यक्ष गौरव आर्य भी मौजूद रहे। वहीं यूपी के फिरोजाबाद थाना उत्तर के न्यू तिलक नगर ट्रांसफार्मर वाली गली के पास एक मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मकान अभी नया ही खरीदा गया था और उसके घर में शादी का माहौल था। रात के समय में उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घर के मालिक ने बताया कि 1.5 लाख नकद रखा गया था और कुछ आभूषण भी चोरी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहाँ थोड़ा बहुत कैश चला गया है जी। और थोड़ी हमारी ज्वेलरी भी गायब है। लगभग कितना नुकसान हुआ हमारा आपका? करीबन 4 लाख के आसपास नुकसान हुआ है। और क्या क्या सामान चला गया आपका? थोड़े बहुत अब हमने खोला, देखा भी नहीं हमने अपना सामान। अब देख के मालूम पड़ेगी। हमारा मेन सामान तो यही गया है। मेन सामान ज्वेलरी और पैसे। हाँ, बाद में थोड़े बहुत कपड़े वपड़े देखे नहीं हमने, क्या कपड़े गायब है, कुछ क्या है, वो सब बिखेर दिया उन्होंने सारा सामान। हमें आइडिया नहीं क्या क्या किया उन्होंने। पुलिस आई थी? पुलिस कल रात में आई थी, सब लोग आए थे। इस बारे पे भी कॉल की थी जी। और भी उत्तर थाने से भी लोग आए थे। उन्होंने सब FIR दर्ज करा ली है। आज मामला ये हुआ है, ये 1:30 बजे आए हैं आपके 16 तारीख को 16 तारीख की रात को जी। हाँ 1:30 बजे आए हैं ये, और इन्होंने मेन गेट का ताला तोड़ा है और यहाँ का ताला तोड़ा है आपका। वहीं कोरोना की वजह से करीब 2 महीने तक बंद रहने के बाद दिल्ली एम्स की ओपीडी सेवा शुक्रवार से शुरू हो रही है। दिल्ली एम्स की ओपीडी सेवा को चरणवार तरीके से खोला जा रहा है। अभी कम संख्या में ही मरीज देखे जाएंगे। ऑनलाइन या टेलीफोन से अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचने वाले मरीजों को ही ओपीडी में देखा जाएगा। दिल्ली एम्स में पहले से अपॉइंटमेंट नहीं होने पर मरीजों को बगैर इलाज के लौटना पड़ सकता है। एम्स प्रशासन ने रूटीन सर्जरी भी दोबारा शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं, इसलिए ओपीडी के माध्यम से मरीज अस्पताल में भर्ती भी किए जाएंगे। हालांकि अभी मरीजों की संख्या कम हो रही है और गौरतलब हो कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण दिल्ली एम्स में 19 अप्रैल को ओपीडी सेवा बंद कर दी गई थी। इस वजह से दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा था। करीब 2 महीने बाद एम्स की ओपीडी सेवा आज से शुरू हो रही है और इसी के बाद अभी भी सावधानियां बरती जा रही हैं। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। रामनगरी अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास का मामला सामने आया है। दरअसल महंत परमहंस दास ने पत्र जारी कर बताया है कि आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें ट्रस्ट और बीजेपी का विरोध करने के लिए 2 करोड़ का ऑफर दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन प्रकरण पर बीजेपी का विरोध करने के लिए ऑफर दे रहे थे। उन्होंने शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती पर भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 50 करोड़ रुपए देकर आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस ने उन्हें खरीद लिया है। स्वरूपानंद सरस्वती के अनुयायी इस कार्य में लगे हुए हैं। और वहीं परमहंस दास ने एक पत्र जारी कर बताया है कि राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद में घोटाले नहीं बल्कि आरोप राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि गुरुवार की सुबह 2 व्यक्ति मेरे आश्रम में पहुंचे और मुझे ट्रस्ट और बीजेपी का विरोध करने के लिए 100 करोड़ का ऑफर दिया। महंत परमहंस दास ने बताया कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने खरीद लिया है। अब उनके अनुयायी ट्रस्ट और बीजेपी के विरोध में जुट गए हैं। परमहंस दास ने कहा कि जब मैं नहीं माना तो मुझसे कहा गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जीत पर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको ही बनाया जाएगा। जब मैंने कहा कि मैं एक संत हूं और राष्ट्रहित सर्वोपरि है तो वो वहां से चले गए। दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा भेजे गए थे। प्रलोभन देने लग गए कि स्वामी जी संघ में आपका क्या सम्मान मिला, विहिप ने आपका क्या सम्मान किया, ट्रस्ट में आपको कोई जगह नहीं मिली, भाजपा में आपको कोई सम्मान नहीं है। तो वो लोग कहने लगे कि आप जो है आम आदमी पार्टी का, सपा का, कांग्रेस का सपोर्ट करिए। तो उन्होंने कहा कि 50 करोड़ अरविंद केजरीवाल और 50 करोड़ सोनिया गांधी आपको जो है देंगी, इसके बाद आप बयान जारी करिए और 2022 में किसी तरह से भाजपा को हराइए। हमने जब उनको मना कर दिया तो उन्होंने हमको प्रलोभन दिया कि स्वामी जी आप साथ दीजिए, 2022 में अगर जो है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जीतती है तो यूपी का सीएम आपको बनाया जाएगा। उनको हमने जो है कहा कि आप जो है गेट के बाहर निकल जाएं। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अरे स्वामी जी, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 50 करोड़ में खरीद लिया है और उनके अनुयायियों ने जो है जहां तहां माहौल बनाना। अप्रैल में हुए हरिद्वार कुंभ के दौरान कथित तौर पर हजारों की संख्या में फर्जी कोविड टेस्ट के मामले में कांग्रेस नेता अशोक सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का। जांच कराएंगे, कहां से जांच कराएंगे, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, ये जिम्मेदारी आपकी है, सरकार आपकी है, देश में सरकार आपकी है। कौन जांच करेगा भैया? आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या? सच दिखाई नहीं देता? आप ही निष्क्रांत किया है आपने। नैतिकता के आधार पर आपको भी हट जाना चाहिए। किससे जांच कराएंगे भाई? सरकार आपकी, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का? फर्जी वैक्सीन, आंकड़े फर्जी, तो न्यायालय अगर हस्तक्षेप न करे तो जिस तरह की मनमानी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो रही है, सुप्रीम कोर्ट।
क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे मशहूर टीवी शो में काम करने वाली 2 एक्ट्रेसेस की चोरी के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी की है। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के कारण सीरियल की शूटिंग बंद होने के चलते दोनों पैसों की कमी से जूझ रही थी। उनका एक दोस्त आरे कॉलोनी में पेइंग गेस्ट चलाता है। दोनों वहां रहने के लिए कुछ दिन पहले ही आए थे और कॉलोनी के रॉयल पाम इलाके में स्थित एक पोश बिल्डिंग में रहने वाले शख्स के घर 18 मई को ये दोनों एक्ट्रेसेस पेइंग गेस्ट बनकर गई थी और उसी दौरान वो दोनों उस घर में पहले से मौजूद पेइंग गेस्ट के लॉकअप में रखे 3,28,000 लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई। पेइंग गेस्ट ने आरए पुलिस को इसकी जानकारी दी है। टीवी एक्ट्रेस सुरभि सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव और मोहसिना मुख्तार शेख पर उसके पैसों की पोटली चोरी करने का आरोप उसने शक जताया और पुलिस की तहकीकात के दौरान सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो वो दोनों एक्ट्रेसेस वहां से बाहर जाती हुई दिखी। जब पुलिस ने दोनों की सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें पोटली ले जाते हुए वो साफ दिख रही थी, तब वो टूट गई और जुर्म भी कबूल लिया। आरे पुलिस स्टेशन में एक फातिमा सैयद महिला है जो डायमंड 2 में पेइंग गेस्ट करके रहती थी। 2 साल से वो वहाँ पे रह रही है। तो वो कुछ दिन के लिए बाहर कहीं मीरा रोड में गई थी। उस टाइम पे उस बिल्डिंग में दूसरे 2 महिला वो पेइंग गेस्ट के जान पहचान के थे, मतलब वो जो ब्रोकर हैं उनको मिलने के लिए आए थे। और वो जो फातिमा थी उनका जो सामान था उसमें 3,50,000 रुपए था, वो चोरी करके वो 2 लोग। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। प्रधानमंत्री मोदी ने किया फ्रंटलाइन वर्कर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। बोले पीएम 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग का लक्ष्य, कोरोना से रहना होगा सतर्क। तेल के दामों पर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी। कहा केंद्र के विकास का यह हाल, मोदी सरकार में कीमत नहीं बढ़े तो बनती है खबर। आज यूपी में वाराणसी बलिया दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अस्पताल कोविड वार्डों का करेंगे निरीक्षण, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। और यूपी बोर्ड रिजल्ट के मूल्यांकन का तरीका तय, 50-40-10 के फॉर्मूले से बनेगा रिजल्ट। डेट की घोषणा अभी तय नहीं, 30 लाख छात्रों का परिणाम होगा घोषित। नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनपी न्यूज पर। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। ट्विटर के अधिकारी शुक्रवार को संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। आईटी को लेकर गठित स्थायी समिति इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को लेकर
सवाल जवाब करेगी। वहीं बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। उन्होंने सीएम ममता पर भी हमला बोला है और कहा है कि वो नाटक कर रही हैं। रविशंकर जी ने ठीक ही कहा है। भारत का जहां भी हम लोग नाम लेते हैं, लाल किला हमारा एक सिंबॉलिक आधार बनता है और ट्विटर को ऐसे हरकत नहीं करनी चाहिए। हमारा भी सिंबॉलिक है, उसको रखना चाहिए। नहीं हुई है तो सीबीएसई के जो अधिकारियों का मर्जी होगा। अपने सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है। यूपी में बीजेपी में झगड़ा चल रहा है और योगी केशव जी को बुरा भला बोलते हैं और केशव योगी को बुरा भला बोलते हैं। उन्होंने ट्विटर को लेकर भी अपना बयान दिया है। पूरी भाजपा केवल इस बात को लेकर के बहुत चिंतित हो गई है कि ट्विटर पर कब्जा कैसे किया जाए। रविशंकर प्रसाद जी का जो बयान है, हम मान लेते हैं कि अगर फेक न्यूज पर आप एफआईआर कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि बिना तथ्य वाली न्यूज अगर किसी ने ट्वीट कर दी है तो उसका ट्विटर हैंडल ब्लॉक हो जाना चाहिए। तब तो अब तक तो मोदी जी का कब का ब्लॉक हो जाता। कैसे कैसे लोगों को फॉलो करते हैं। योगी जी किस किस तरीके का वीडियो डालते हैं कि एक नौजवान आता है, कहता है कि हमको योगी सरकार ने लेखपाल बना दिया। जब पता लगता है तो उसको नौकरी नहीं मिली। तब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी ब्लॉक हो जाना चाहिए। और अगर ट्विटर सच में अगर ये देखे कि कौन फर्जी न्यूज चला रहा है तो अब तक बीजेपी और बीजेपी समर्थकों के जितने भी ट्वीट अकाउंट हैं वो ट्विटर ब्लॉक कर चुका होता। जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने सवाल खड़ा किया है, वर्तमान मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये एक तरफ तो भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का सवाल है, दूसरी तरफ जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी में झगड़ा चल रहा है। योगी जी बुरा भला बोलते हैं केशव जी को, केशव जी बुरा भला बोल रहे हैं योगी जी को। तो ये जो माथापच्ची और लात घूंचे की स्थिति आ रही है भारतीय जनता पार्टी में, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसका विस्तार हो रहा है झगड़े का। मुझे लगता है एक दिन हम लोगों को ये सुनने को मिलेगा कि दिल्ली में भी झगड़े। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्थान के अलवर के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में भर्ती घोटाले का भंडाफोड़ किया है। एसीबी की जयपुर टीम ने अलवर, अजमेर और जोधपुर में गुरुवार रात एक साथ कार्रवाई की है। संविदा पर भर्ती किए जा रहे नर्सिंग कर्मी के लिए 2 लाख रुपए और नर्सिंग सहायक के लिए 90,000 रुपए तक लिए जा रहे थे। अलवर से अजमेर जा रहे प्लेसमेंट कंपनी के मालिक को 15 लाख रुपए के साथ पकड़ा है। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भी कंपनी प्रतिनिधि के पास 4.5 लाख रुपए मिले हैं। प्लेसमेंट एजेंसी का कारनामा देख सांसद का पीए भी उनमें 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर के अंदर जो ईएसआईसी मेडिकल हॉस्पिटल और जो कॉलेज है उसके अंदर एक तरह से सुविधा कर्मी के रूप में कुछ भर्तियां होनी थी, जिसका एग्रीमेंट गुजरात की एक कंपनी है उसका और यहाँ के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत भर्तियां होनी थी। पिछले कई दिनों से अलवर के अंदर ये भर्तियां हो रही थी, उसकी जानकारी हमें लगी, और उस जानकारी को हमने डेवलप किया और टेक्निकल जो हमारे संसाधन है उनका भी यूज़ करके वो जो सारी जानकारी जुटाई, उसमें ये सामने आया कि जो यहाँ एसजे सोलंकी कंपनी गुजरात की जो कंपनी है उसके जो एम्प्लॉय यहाँ भर्तियाँ कर रहे थे, शर्तों के अनुसार वो लोग भर्ती जिन लोगों की हो रही थी उनसे पैसे नहीं ले सकते थे, फिर भी ये लोग उनसे नर्सिंग कर्मी के 1.5 से लेकर 2 लाख और उससे ज़्यादा रुपए भी लोग। यूपी के हाथरस में जिले के हसायन विकासखंड की ग्राम पंचायत कल्लूपुरा में नांगल कोच में जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका जोशीला स्वागत किया है। वहीं पंचायती राज मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने पौधारोपण भी इस दौरान किया और हसायन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा समस्याएं भी बताई गई हैं। वहीं रति का नांगला जर्जर मार्ग का मुद्दा भी यहां पर उठाया गया, जो लगभग पिछले 4 सालों से जर्जर हालात में है, लेकिन उसे किसी ने आज तक सही नहीं करवाया है। वहीं नंगला कांच में पंचायती राज मंत्री जिला प्रभारी भूपेंद्र सिंह चौधरी द्वारा पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह राणा,
पूर्व विधायक यशपाल सिंह चौहान, बीजेपी जिला अध्यक्ष गौरव आयरा भी मौजूद रहे। वहीं यूपी के फिरोजाबाद थाना उत्तर के न्यू तिलक नगर ट्रांसफार्मर वाली गली के एक मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मकान अभी नया ही खरीदा गया था और उनके घर में शादी का माहौल था। रात के समय में उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घर के मालिक ने बताया कि 1.5 लाख नकद रखा गया था और कुछ आभूषण चोरी हुए थे। मौके पर पुलिस पहुंची है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहाँ थोड़ा बहुत कैश चला गया है और थोड़ी हमारी ज्वेलरी भी गायब है। लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? करीबन 4.5 लाख के आसपास नुकसान हुआ है। और क्या क्या सामान चला गया आपका? थोड़े बहुत अब हमारे हमने खोला, देखा भी नहीं हमने अपना सामान। अब देख के मालूम पड़ेगी। हमारा मेन सामान तो यही गया है। मेन सामान ज्वेलरी और पैसे। बाकी थोड़े बहुत कपड़े वपड़े देखे नहीं हमने, क्या कपड़े गायब है, कुछ क्या है, वो सब बिखेर दिया उन्होंने सारा सामान। हमें आइडिया नहीं क्या क्या किया उन्होंने। पुलिस आई थी? पुलिस कल रात में आई थी, सब लोग आए थे। इस बारे पे भी कॉल की थी जी। और भी उत्तर थाने से भी लोग आए थे। उन्होंने सब FIR दर्ज करा ली है। आज सुबह कॉपी मिली। मामला ये हुआ है, ये 1:30 बजे आए हैं आपके 16 तारीख को 16 तारीख की रात को जी। हाँ 1:30 बजे आए हैं ये, और इन्होंने मेन गेट का ताला तोड़ा है और यहाँ का ताला तोड़ा है आपका। और इसमें आपको पता लगी? हमें पता लगी है 17 तारीख को सुबह और रात को हाँ 10 बजे, तब मोहल्ले वालों ने खबर करी है। पुलिस वगैरह आई? हाँ पुलिस आई। क्या क्या सामान गया आपका? सामान 1.5 लाख रुपए कैश गया और ज्वेलरी गई है। ज्वेलरी भी गई है। वहीं कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन संकट अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। कोरोना को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब ऐसा ही गुजरात से नया मामला सामने आया है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण साबरमती नदी में कोरोना वायरस पाया गया है। गुजरात के अहमदाबाद के बीचों बीच से निकलने वाली साबरमती के पानी के सैंपल लिए गए थे, जिसमें सभी में कोरोना संक्रमण मिला है। इतना ही नहीं, साबरमती नदी के अलावा अहमदाबाद के 2 बड़े तालाब कांकरिया और चंदोला में भी कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। आपको बता दें कि साबरमती से पहले गंगा नदी से जुड़े अलग अलग सीवेज में भी कोरोना वायरस पाया गया था, लेकिन अब प्राकृतिक जल में इस तरह कोरोना के लक्षण मिलने से चिंता बढ़ी है। दरअसल IIT गांधीनगर ने अहमदाबाद की साबरमती नदी में पानी के सैंपल लिए थे। इसका अध्ययन किया गया। जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान पानी के सैंपल से कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला है, जो काफी खतरनाक है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को पानी की कमी से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ रहा है। जल शक्ति के AGE ने कहा है कि पानी की बहुत ही कमी यहां पर देखी गई है और टैंकर भेजकर सप्लाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। स्थानीय स्रोतों से ही लोग पानी लेते हैं। दारसू के बगलिया गांव के निवासी का कहना है कि रात को 3 बजे पानी के लिए आते हैं और 10 बजे तक 1 बाल्टी पानी मिलता है। हम भी तो वोट देते हैं, सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। हम 35 साल से बिना नल के जी रहे हैं। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था की जाए और हमारे घरों में नल लगवाया जाए। ये वहां के स्थानीय निवासियों का कहना है। तो इसलिए किराई रछिया कनो ओबा गांव में अपने न आवे। हाँ, इसलिए चौरा पे कोचा खा जात है और माई भगवती की चंदा लगाए के पूजा कई जात है। इसीलिए कि कौनो बाहरी घुसे न पावे गांव में देवी देवता, इसीलिए खाई जाते चंदा लगा कोरोना। वहीं असम दौरे पर मौजूद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कामाख्या मंदिर में दर्शन करने को पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। गुवाहाटी से 2 मील दूरी पर पश्चिम में नीलगिरी पर्वत पर कामाख्या शक्तिपीठ है। कालिका पुराण में कामाख्या मंदिर का जिक्र मिलता है। इसे सबसे पुराना शक्तिपीठ माना जाता है। गुरुवार को ही रक्षा मंत्री ने असम के लखीमपुर में केमेन पोर्टिन रोड का उद्घाटन भी किया था और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बनाई गई डबल लेन 20 किलोमीटर ये सड़क अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित औद्योगिक बेल्ट बनाने के लिए सुविधा देने का काम करेगी। ये रोड असम से निचले सुबनसिरी जिले के लिए मुख्य रूप से जोड़ेगी। सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि 2 दिन पहले ही गलवान घाटी में हुई घटना को 1 साल बीते हैं।
हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए अपनी शहादत दी है और भारत की सीमाओं की रक्षा की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर का रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्व है, इसका भूगोल बेजोड़ है। ये सड़कें विकास के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो राजनाथ सिंह कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद रहे। और इससे पहले बता दें आपको, वहां पर उन्होंने एक शक्तिपीठ जिसको माना जाता है, वहां पर दर्शन करने से पहले उन्होंने एक सड़क का भी वहां पर उद्घाटन किया था। असम के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुवाहाटी से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि 29 देशों में लैम्ब्डा नामक कोविड-19 के एक नए वेरिएंट की पहचान की गई है और विश्व रूप से दक्षिण अमेरिका में जहां इसकी उत्पत्ति हुई है। WHO ने अपनी वीकली अपडेट में कहा है कि पहली बार पेरू में पहचाने गए लैम्ब्डा वेरिएंट को साउथ अमेरिका में व्यापक उपस्थिति की वजह से 14 जून को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर वर्गीकृत किया गया था। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि लैम्ब्डा वेरिएंट पेरू में व्याप्त है, जहां अप्रैल 2021 से अब तक 81% कोविड-19 मामले इसी से जुड़े मिले हैं। वहीं चिलो में पिछले 60 दिनों में सभी सबमिट किए गए सीक्वेंस के 32% मामले में इस वेरिएंट की पहचान हुई थी और इसे केवल गामा वेरिएंट का एक कमतर आंका गया था, जिसे पहली बार ब्राजील में पहचाना गया था। इसके साथ ही साउथ अमेरिका के अन्य देशों जैसे कि अर्जेंटीना और इक्वाडोर ने भी अपने देश में इस नए वेरिएंट की पुष्टि की है और फैलने की जानकारी भी दी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। कोरोना से बचने के लिए कोई कोरोना मैया का मंदिर बनाकर पूजा कर रहा है, तो कोई हवन करा रहा है, कोई कोरोना का नाम तक बदलकर महामारी को खत्म करने की बात कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम टोटके वायरल हो रहे हैं और कुछ ऐसा ही एक उपाय प्रयागराज में भी देखने को मिला है, जहां पर बादलगंज गांव की महिलाएं गांव में पूजा कर रही हैं। इस गांव की महिलाएं बाग के एक साथ खाना बनाती हैं और वहीं बैठकर खाना खाने के बाद प्रसाद रूपी खाने को अपने घर भी ले जाती हैं। इस गांव के लगभग सभी घर की एक महिला सदस्य बाग में सामूहिक रूप से पहुंचकर खाना बनाती है। खाने के रूप में महिलाएं रोटी और बाटी चोखा इस दौरान बनाती हैं और ये महिलाएं उसे प्रसाद मानकर पहले माता को भोग लगाती हैं और उसी जगह पर बैठकर खाना खाते हैं और यही खाना बचने के बाद वो अपने घरों में ले जाते हैं। इसके बाद घर जाने से पहले सभी महिलाएं एक लोटे जल भरकर परिक्रमा करते हुए उस जल को मसूरियन माता का ध्यान करके पीपल के पेड़ में चढ़ाती हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि ऐसा करने से गांव में किसी तरह की कोई भी बाधा और महामारी प्रवेश नहीं कर सकती। उनका कहना है कि अभी तक ना तो उनके गांव में कोरोना का कोई भी केस सामने आया है और ना ही आगे आएगा और इसी वजह से इस पूरे कार्यक्रम के दौरान किसी ने भी मास्क तक नहीं पहना था। देला है तो इसलिए कि राई रछिया कनो ओबा गांव में अपने न आवे। हाँ, इसलिए चौरा पे कोचा खा जात है और माई भगवती की चंदा लगाए के पूजा कई जात है। इसलिए कि कौनो बाहरी घुसे न पावे गांव में देवी देवता, इसलिए खाई जात है। नहीं पर न कोरोना के न कुछ यार सल्लई पूजा होता है, सल्लई गांव भर जैसे खात है चंदा लगाए के सब है पूजा करी है। कई कोई महामारी हमारे गांव में कोई चीज सगले ओबा है हमारे गांव नहीं आए, बादलगंज में कोई ओबा नहीं आए। अब जर बुखार तो दुनिया खोत बा, कोरोना हमारे गांव में नहीं आई, क्यों कितना निकारस मुना हमारे गांव में नहीं निकरा। सब चंदा लगाए के पूजा करके बाहरी के देथन
वहाँ कहीं खाते यहाँ कहीं खाते 3-4 जगह खाते और माई ठकुराइन राई रक्षा कुल गाँव के कर। यहाँ का पूजा करने से मतलब हर साल पूजा करने से हमारा गांव सुरक्षित रहता है। यहाँ की जो देवी हैं बहुत माननीय देवी हैं और कोई भी आँच नहीं आता इस गांव पर। तो देवी देवताओं की पूजा करने से कोरोना नहीं होगा, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। प्रयागराज का ये मामला है, वहाँ के गांव का मामला है, जहाँ पर लोगों ने अंधविश्वास को अपना सर्वोपरि मान लिया है। अंधविश्वास लोगों में डेरा जमाए हुए है। तस्वीरें भी आपने देखी, महिलाएं यहाँ पर माता की पूजा कर रही हैं। पीपल के पेड़ पर वो माता को याद करके, देवी देवताओं को याद करके यहाँ पर जल चढ़ाती हैं और यहीं पर खाना बनाकर सभी प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर ना तो कोरोना का किसी को खौफ है, ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही किसी तरीके के नियमों का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। और इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं लापरवाहियों की वजह से कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ सकता है और तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। जनता को इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहा जा सकता है कि गांव में ये अंधविश्वास जो है, आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, लगातार ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आई है और लोग देवी देवताओं या फिर किसी और चीजों से सोच रहे हैं कि कोरोना खत्म हो जाएगा। लोग हवन करवा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और इन्हीं की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रयागराज का यह मामला है जहां पर देवी देवता इस तरीके से देवी देवताओं की पूजा की जा रही है कि उन्हें कोरोना नहीं होगा और आपको वहां के लोग कहते भी सुनाई दे रहे हैं। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे बता रहे हैं आपको। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की दिल्ली से, जहां पर कोरोना का कहर एक बार फिर से जारी है। हालांकि आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं, बाजार में कोविड गाइडलाइन का नहीं हो रहा था पालन। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, कोरोना हालांकि आंकड़े कम हुए हैं लेकिन उसके बाद अनलॉक जिस तरह से हुआ, उसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है क्योंकि वहां पर पालन नहीं हो रहा था कोविड गाइडलाइन का। बाजार में सभी मुख्य बाजार खोल दिए गए हैं लेकिन वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरह से दिल्ली में जो तमाम बड़े बाजार हैं, सरोजनी नगर लगा लीजिए, पालिका बाजार, कनॉट प्लेस, कई ऐसी जगह थी, कई तमाम ऐसे बड़े बाजार थे जहां पर किसी भी तरह का पालन नहीं किया जा रहा था और साथ ही साथ वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। उसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था। ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि आखिर क्यों प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा था। दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां पर कोरोना का कहर अभी भी जारी है। लोगों ने ये सोच लिया है कि कोरोना खत्म हो चुका है लेकिन कोरोना का कहर जारी है और इसी को लेकर बाजार में कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते अब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र और दिल्ली सरकार से कि आखिर क्यों कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। क्योंकि अगर इस तरह से लापरवाही जनता के देखने को मिली तो कोई भी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। आगे भी इस तरह की वारदात, कोई भी घटना हम देख सकते हैं। वहीं क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे मशहूर टीवी शो में काम करने वाली 2 एक्ट्रेसेस को चोरी के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के कारण सीरियल की शूटिंग बंद होने के चलते दोनों पैसों की कमी से जूझ रही थी और उनका एक दोस्त और आर्य कॉलोनी में पेइंग गेस्ट चलाता था। दोनों वहां रहने के लिए कुछ ही दिन पहले वहां आई थी और आर्य कॉलोनी के रॉयल पाम इलाके में स्थित एक पोश बिल्डिंग में वो रह रही थी, जहां पर रहने वाले एक शख्स के घर 18 मई को ये दोनों एक्ट्रेसेस पेइंग गेस्ट बनकर वहां पर गई और उसी दौरान दोनों ने उसके घर से पहले मौजूद पेइंग गेस्ट के लॉकअप में रखे 3,28,000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गई। पेइंग गेस्ट ने आर्य पुलिस को टीवी एक्ट्रेस सुरभि सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव और मोहसिना मुख्तार शेख पर उसके पैसे की पोटली चोरी करने का शक जताया और पुलिस की तहकीकात के दौरान सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। तब दोनों एक्ट्रेसेस बाहर जाते हुए वहां से दिखाई दे रही थी और जब पुलिस ने दोनों को सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो इस दौरान उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। क्राइम पेट्रोल या फिर सावधान इंडिया हमेशा यह लोगों को ज्ञान देता है कि आपके गुनाहों का अंजाम आखिरकार जेल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सीरियल में काम करने वाले तमाम अदाकारे चोरी को अंजाम दिया है। ऐसी शिकायत मुंबई के आर्य पुलिस स्टेशन से मिली है, जहां पर 2 अदाकारों ने चोरी को अंजाम दिया है, जिसकी जानकारी के लिए कि यहाँ की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नूतन पवार जी हमारे साथ हैं, जानकारी देंगे कि किस तरह से इन 2 अदाकारों ने चोरी को गुनाहों को अंजाम दिया। फिलहाल लगातार ये टीवी सीरियल, मैडम, ये लोगों को जानकारी देता है कि अगर आप गुनाह करते हैं तो आपकी सजा आखिरकार जेल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसी टीवी सीरियल में काम करने वाले लोग चोरी को अंजाम देते। क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पे एक केस रिकॉर्ड हो गई थी
फातिमा सैयद, उन्होंने एक केस रिकॉर्ड किया था। तो कुछ 2 लड़कियों ने उनके जो जहाँ वो रहती है पेइंग गेस्ट डायमंड 2 बिल्डिंग में, तो वहाँ पे उनके घर का जो सामान था उनमें से 3,50,000 रुपये चोरी किया था। हमारी टीम ने वो इन्वेस्टिगेशन किया है। आज वो उन लोगों का अरेस्ट किया हम लोग। कहाँ काम करती, क्या बैकग्राउंड है, क्या मोडस, क्या आखिर चोरी उन्होंने की, इस तरह की कोई जानकारी इन्वेस्टिगेशन पता लगा? ये कामकाज टीवी सीरियल में एक्टिंग का काम करती है जी। ये जानकारी। कौन कौन से सीरियल में इन्होंने काम किया है और चोरी का जो अंजाम दिया वो क्यों दिया है? जी। सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोलिंग ये सीरियल में वो काम करती है, और वेब सीरीज रहता है उसमें वो काम करती है। तो जाहिर तौर पर सावधान इंडिया जैसे और क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल में काम करने वाले अदाकारों ने इस तरह के गुनाहों का अंजाम दिया। फिलहाल इन गुनाहों के पीछे सफलता में इन तमाम अधिकारियों का हाथ है जिन्होंने उस महिलाओं को गिरफ्तार किया। फिलहाल ये जानकारी कि दोनों नवी मुंबई के इलाके में रहती हैं, लेकिन पेइंग गेस्ट के तौर पर आर्य कॉलोनी के रॉयल पाम इलाके में आई थी और वहां पर पैसे देखकर नियति फिसल गई, इस तरह की बातें सामने। चलिए इसी बीच सीधे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मुंबई से आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको दर्शकों तक। सीधे मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, आज से 12 घंटे तक शूटिंग चलेगी। बड़ी और अहम खबर, जो शूटिंग पिछले लंबे समय से बंद थी, बिना वैक्सीन शूटिंग नहीं की जाएगी, ये भी अब आदेश सामने आए हैं। आज से 12 घंटे के लिए फिल्म की मूवी की शूटिंग जारी रहेगी। कोरोना प्रोटोकॉल का हालांकि यहाँ पर पालन करना अनिवार्य रहेगा, लेकिन जिस तरह से पिछले लंबे समय से शूटिंग बंद थी और दर्शकों का मनोरंजन नहीं हो पा रहा था, इसी बीच अब शूटिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। मुंबई में आज से 12 घंटे शूटिंग रहेगी, लेकिन इस बीच अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उनको वहां पर मौजूद रहना अनिवार्य नहीं होगा। इन दिनों बॉलीवुड क्वीन विद्या बालन अपनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर खासी व्यस्त है। फिल्म शेरनी की कहानी मुख्य रूप से जंगल, एक शेरनी और वन विभाग की कार्यप्रणाली के आसपास घूमती है। फिल्म में विद्या बालन वन विभाग की एक अधिकारी के रूप में नजर आ रही हैं और उनके किरदार का नाम विद्या विसेंट है। विद्या एक ऐसे क्षेत्र में है जहां ज्यादातर मर्द काम करते हैं और उनकी सोच बहुत शेविनिस्टिक होती है, जो मानते हैं कि मर्द ही सब कुछ होते हैं। पूरी कहानी एक शेरनी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे विद्या सुरक्षित रखना चाहती है, जबकि वन विभाग और कुछ अन्य लोग उसका शिकार करना चाहते हैं। वहीं इन सब के बीच में राजनीति कैसे कामों पर असर डालती है, ये भी फिल्म में दिखाया गया है। तो विद्या बालन की मूवी इन दिनों फिलहाल वो शूटिंग में बिजी है। जिस तरह से हमने आपको बताया, आज से शूटिंग शुरू हो गई है और फिल्म शेरनी को प्रमोट करने के लिए विद्या बालन, अब आप तस्वीरें देख सकते हैं, प्रमोट वो कर रही हैं। एक फिल्म है शेरनी जिसकी वो शूटिंग में फिलहाल बिजी हैं और औरतें किस तरीके से मामले में मर्दों से ज्यादा आगे हैं, ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। शेरनी के इर्द गिर्द ये पूरी मूवी घूमती है और यहाँ पर तमाम चीजें ये दिखाई गई है कि किस तरीके से भेदभाव यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों में किया जाता है। इस तरीके की कहानी ये है। जंगल, शेरनी और वन विभाग की ये फिल्म है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।